नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट 4 को देखने वाले हैं। लास्ट टेस्ट 3 को हमने देखा था और आज हम टेस्ट 4 को देखेंगे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो उसको आप और ज्यादा रिवाइज कर सकेंगे। चलिए देखिए आज की स्क्रीन पर अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध तर्क के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? धर्मकीर्ति, दिनगा, वसुबुंध और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि दिनग्गा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया था। इसकी पहचान किसके द्वारा की गई थी? मैक्स मूलर, ई मेयर हर्जफेल्ड, विलियम जोन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी यानी कि विलियम जोन्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? प्राचीन नाम दिए गए उसके और दूसरी तरफ उसकी रिवर्स दी गई हैं। वितस्ता, चिनाब, पुरुषनी, झेलम, अस्किनी, रावी, दुष्दुति। इसके बाद इसका क्या है? नदिया, घग्गर बोला गया है प्राचीन नाम। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है बेसिकली। तो ऑप्शन डी देखेंगे आप, पूरी तरह से सही है, यानी कि बाकी की गलत है। ये जो प्राचीन नाम के आगे नदियां की गई हैं, तो देखिए कौन सा किसके साथ सही बैठता है। जैसे वितस्ता हो गया, उसकी नदी का नाम जो प्राचीन नाम है वो क्या है? झेलम है। झेलम का प्राचीन नाम, बेसिकली हम इसको ऐसे समझेंगे, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। वही पुरुषनी का देखेंगे, रावी का पुरुषनी है। वही अस्किनी का आप देखेंगे चिनाब, चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है वो अस्किनी है। और दुष्दति का तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर प्रभुत्व का उल्लेख किया गया है? सतपथ ब्राह्मण, अत्रेय ब्राह्मण, जावालोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अत्रेय ब्राह्मण। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक महत्वपूर्ण अप्रमाणिक ग्रंथ है जो मिश्रित यानी कि संस्कृत और प्राकृत लिपि में लिखा गया है? यह बुद्ध की जीवनी का वर्णन भी करता है। महावस्तु, विशुद्धिमग्गा और निदान कथा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन ए यानी कि महावस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए मॉन्टेग्यू की जो अगस्त घोषणा है ना, वो 1919 में नहीं बल्कि उसका देखेंगे ये कब का है? 1917 है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं। 1902 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के अधीन निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, इसमें पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था किस वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यदि हम लॉर्ड कर्जन का शासनकाल देखें तो 1899 से 1905 ईस्वी तक का है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। स्पष्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमहर्स्ट के जो है उसके दौरान बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड वेलेजली। यदि हम लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल की बात की जाए तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक का शासनकाल था। और यदि हम यहाँ पर बेसिन की संधि की बात की जाए कि बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आप भी तो कुछ करिए मेहनत। तो बेसिन की संधि कब हुई थी, किस सन में हुई थी, वो आपको हमें बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सालवाई की संधि, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, निजाम और मराठों के मध्य खरदा का युद्ध। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कालानुक्रमिक क्रम में कैसे होगा समझिए। जैसे सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 को। ठीक है, वहीं बंगाल का स्थायी बंदोबस्त की यदि बात की जाए तो 1793 है।
वहीं आपसे बंगाल का ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की भी बात की जाए तो 1784। यदि निजाम और मराठों के मध्य खरदा का युद्ध की बात की जाए तो 1795 कुछ इसका ईयर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्रम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए सही बात है। देखिए सालवाई की संधि, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एंड देन बंगाल का स्थायी बंदोबस्त और लास्ट निजाम और मराठों के मध्य खरदा का युद्ध। स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड मेयो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड इरविन वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना, लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन सी नहीं है। ऐसा क्यों है। जो वाणिज्य में उद्योग विभाग की स्थापना थी वो लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुई थी, ना कि लॉर्ड इरविन के। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं, है ना। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था। दूसरा कथन है इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो गलत विकल्प इसमें से कौन सा आपको लग रहा है। देखिए ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। देखिए दोनों ही कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है हमें। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 18वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में की गई थी। वहीं स्वामी सहजानंद ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन तो जो है वो गलत है और दूसरा सही है। अब पहला गलत क्यों है। क्योंकि यहाँ पर 18वीं नहीं, आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना मुख्य रूप से एस बंगाली नौरोजी, फुरदोनजी और दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह पारसियों के लिए एक धार्मिक सुधार संघ था। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही यानी कि ये तीनों ही कथन एकदम से करेक्ट हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद और राजधानी वज्जी, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, पुंछ। तो इसमें क्या होगा, सही कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, क्योंकि महाजनपद जो वज्जी है ना उसकी राजधानी श्रावस्ती नहीं है, समझिएगा। इसकी राजधानी क्या है, वैशाली है। आप देखिए बाकी के ऑप्शन से एकदम करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब ये इस प्रश्न की बात, अब क्या आप हमें बताना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये महाजनपद किस राज्य में अवस्थित है। ये जो महाजनपद दिए गए हैं ना वो किस राज्य में अवस्थित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। जैसे लोथल अंडाकार आकार की वस्ती के साक्ष्य, धौलावीरा अद्वितीय जल दोहन प्रणाली के साक्ष्य, रंगपुर चावल के साक्ष्य, कालीबंगन भूकंप के साक्ष्य पूछ रहे हैं। गलत विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है भाई, तो इसमें गलत विकल्प आपको कौन सा लग रहा है। ऑप्शन ए है। क्यों। देखिए ये जो अंडाकार आकार की वस्ती के साक्ष्य जो है ना वो लोथल से प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि वनावली से प्राप्त हुए हैं। तो ये कथन हमारा गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में कुल संगठन में सबसे कम प्रतिशत का योगदान करती है। हाइड्रोजन, जीनॉन, हीलियम, नियॉन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। नदियां और दूसरी तरफ इनकी सहायक नदियां हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है सही कौन सा है। तो देखिए इसमें सही जो है वो है व्यास नदी वाला ऑप्शन। कैसे, देखिए सेंच जो नदी है, सेंच जो सहायक नदी किसकी है, व्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये तो कथन ये जो है मिलान सही है, बाकी के गलत है। क्यों, समझिएगा जरा। जो कोनार नदी सहायक नदी है ना वो किसकी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। वहीं आप देखेंगे रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, वहीं आप देखते हैं जो पुंछ नदी है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी होती है। फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए, यानी कि फास्फोरस की कमी होती है। क्वेश्चन यदि आपसे हम पूछें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। सिंपल है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको घुमा सकते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, आप हमें बताना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। भौगोलिक संकेतक से संबंधित है, यानी कि रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात कर रहा है। मणिपुर चोकुवा चावल, गोवा खोला मिर्च, कर्नाटक व्यादगी मिर्च, केरल पोक्कली चावल।
ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमें समझना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर गलत है ये। क्यों? आप देखेंगे जो चोकोवा चावल है वो असम का भौगोलिक संकेतक है, ना कि जीआई टैग मिला है चोकोवा चावल को, वो असम से है। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पश्चिम बंगाल राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरुलिया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं होगा? चोंग कुमदान हिमनद काराकोरम, हिस्पर हिमनद काराकोरम, वाल्टोरो हिमनद काराकोरम, रीमो हिमनद काराकोरम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रीमो हिमनद। ये सही नहीं है। क्यों? ये देखेंगे जो ये रीमो हिमनद है ना, वो लद्दाख और सियाचिन का क्षेत्र है, काराकोरम का नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश से नहीं गुजरती है? इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया और ब्राजील। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चिली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम धारवाड़ प्रक्रम की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जबलपुर और रीवा जिलों में फैली हुई है? सकोली श्रेणी, सौसर श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, खोंडोलो लाइट श्रेणी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि सकोली श्रेणी। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है? वोमडिला दर्रा, दिहांग दर्रा, नाथुला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि वोमडिला दर्रा। ठीक है, आप देखेंगे जो दिहांग दर्रा है ना, वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। क्लियर है? अब देखिएगा कि जो नाथुला दर्रा और मुलिंगला दर्रा है, ये किसको जोड़ता है? ठीक है, मैंने तो बता दिया ऊपर के दो किसको किससे जोड़ते हैं। दर्रा क्या होता है? एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा और मुलिंगला दर्रा है, वो किसको जोड़ता है? आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि क्षेत्र रे, वियतनाम और लाओस, लोगान फिलीपींस, कोनकू वेनेजुएला, रोका ब्राजील। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इसका आंसर क्या होगा हमें ये समझना है। ऑप्शन बी हो जाता है लोगान, यानी कि इसका जो है वो करेक्ट नहीं है। स्थानांतरित क्षेत्र जो कृषि है लोगान, उसका क्षेत्र फिलीपींस नहीं है, तो फिर क्या होगा? पश्चिमी अफ्रीका होगा। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है विशेषता? जर्मनी से ली गई है। चलो आप हमें बता सकते हैं आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस से क्या क्या लिया है हमने अपने संविधान में? प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है ताकि हमें पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा क्यों? देखिए कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा तो संशोधित किया ही जा सकता है, साथ में राज्यों की सहमति भी अनिवार्य होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 1991 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, यानी कि पहला जो है वो गलत है और दूसरा सही है। ऐसा क्यों कहा गया है समझिए इसको। यहाँ पर 1991 में नहीं बल्कि 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1992 में हुआ था। तो यहाँ पर इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। आगे देखिएगा जरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आप बता सकते हैं किसके अंतर्गत किए गए? भाग 3 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी। और इसमें बाकी के जो भाग दिए गए हैं वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या जो है वो मेंशन किया गया, क्या क्या इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत डैश से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो इसमें किसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसे ये तीनों जो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप बता सकते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें, तैयारी ऐसे ही होगी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गर्म पानी का झरना, हॉट स्प्रिंग, और इसका स्थान दिया गया है। पनामिक लद्दाख, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश, गौरीकुंड उत्तराखंड, युमथांग अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ये गलत है। देखिए ये गलत क्यों है, देखते हैं कि युमथांग जो हॉट स्प्रिंग है उसका लोकेशन अरुणाचल प्रदेश ना होकर क्या है यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम होगा। बाकी के ऑप्शन
करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा। करेक्ट आंसर है कर्नाटक। करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य कवादा चुटका मध्य प्रदेश, छाया मीठी विरडी उड़ीसा, कुम्हारिया हरियाणा, माही बांसवाड़ा राजस्थान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है आप बताएंगे जरा? ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर गलत कह रहा है ना, तो गलत क्या है? ऑप्शन बी है छाया मीठी जो विरडी है वो उसका स्टेशन जो ये है वो राज्य कौन सा है? उड़ीसा ना होकर गुजरात है। यहाँ पर क्या होगा? ये गुजरात होगा। चलिए यहाँ पर लिख लिया है गुजरात है, ये उड़ीसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉन जर्मनी में है? संयुक्त राष्ट्र मानव बंदोबस्त कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों है? देखिए आप बाकी के अगर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र मानव बंदोबस्त जो कार्यक्रम था वो नौरोवी केन्या में, वहीं आप देखते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम इटली में, और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके में। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का अब हमें चयन करना है। केलकर समिति, कर संरचना में सुधार, दामोदरन समिति, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच, एन रंगाचारी समिति। अब देखते हैं कि बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार। केवल एक और दो, दोनों, 2 और 3, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला तो ठीक है, 2 समितियां जो दी गई हैं, दूसरा और तीसरा वो गलत है। समझिए क्यों। देखिए दामोदरन समिति की यदि बात की जाए तो बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लाई गई थी। ठीक है, यही एन रंगाचारी समिति देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए इसको लाया गया था। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अनुच्छेद 17 उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। कह रहा है कौन सा सही है? देखिए जो सी वाला ऑप्शन है ना, अनुच्छेद 26, वो तो पूरी तरह से करेक्ट है, बाकी की गलत है। समझिए, अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनुच्छेद 18 की यदि हम बात करें, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है। देखिए आर्टिकल 40 के आगे लिखा है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है, जबकि ये गलत है क्योंकि ऑप्शन सही तो ये है सिर्फ। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 101 संविधान संशोधन की यदि मैं बात करूं तो ये इसके अंदर का क्या प्रोविजन था जिसकी वजह से संशोधन किया गया था, बता सकते हैं हमें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? कीमत नियंत्रण, आर्थिक और सामाजिक योजना, वन और मत्स्य पालन। इसमें देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, देख लेते हैं जरा। आइए देखते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर बोलते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझिए क्यों। पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि कीमत नियंत्रण, आर्थिक और सामाजिक योजना और वन होगा। ठीक है, जबकि आप देखेंगे जो मत्स्य पालन है ना वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका? राज्य सूची का विषय है। जबकि आपको जो मैंने बताया है कीमत नियंत्रण और आर्थिक सामाजिक योजना और वन, वो समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। चलिए, संविधान की कार्यपालिका की यदि समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस आयोग की अध्यक्षता की थी? ठीक है, इस आयोग की अध्यक्षता की थी किसने? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, अल्तमस कबीर और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने नहीं की थी। तो फिर किसने की थी इसको समझिएगा जरा। इस 11 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता देखिए तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया ने की थी और इस आयोग की अपनी रिपोर्ट वर्ष 2000, इस आयोग ने क्या किया था कि अपनी रिपोर्ट वर्ष 2000 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है 1990 में चुनावी सुधारों पर निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन ए, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है हमें। तो मैच द फॉलोइंग है ये, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट 2018, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2017, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2016, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। यहाँ पर अब हमें करेक्टली जो है वो इसको मैच करना है, उसका कूट यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल समझिए इसको, कैसे समझना है इसको कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो 2017 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह लाइए, इसको रफ करती हूँ फिर समझिएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सूची नंबर 2 से अगर मिलान करें
नवंबर 2017, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018, इसके बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2016 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। तो इस तरह से कुछ इसका क्रम होगा, यानी कि कौन सा कथन इसका ठीक हो जाएगा, कौन सा कूट इसका ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ है उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, अब आप इनके ईयर बता सकते हैं हमें, इनके ईयर क्या क्या है, कब कब इनको जो है वो ये इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 11, 9, 7 या 5? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का शाखा कार्यक्रम स्थित नहीं है? कोच्चि, उदयपुर, रायपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना के अनुसार? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पर 2003 होगा, ना कि 2002 होगा। क्लियर है? बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। ठीक है, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। वहीं आप देखते हैं सेमल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में हुआ था। और इसका सही क्रम क्या होगा इस हिसाब से? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा सही क्रम में ये व्यवस्थित पूरी तरह से लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से किन घेराबंदियों लड़ाइयों में मैसूर का साम्राज्य विजेता रहा है? कुंडालोर की घेराबंदी, मंगलौर की घेराबंदी, गजेंद्रगढ़ की लड़ाई और नेदुम कोट्टा की लड़ाई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, माफी चाहते हैं, हिंदी में होगा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4 होगा यहाँ पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? हर्यक राजवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजवंश, बिंबिसार, सातवाहन राजवंश, दंती दुर्ग। इसके बाद आप देखते हैं बाकाटक राजवंश, विंध्य शक्ति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बाकाटक राजवंश, विंध्य शक्ति इज द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आप क्या बता सकते हैं इसमें से क्या गलत है, ऐसा क्यों गलत दिया गया है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से जो है वो सही मिलान हमें करना है। राजवंश एक तरफ राजधानियां दी गई, जैसे होयसल राजवंश बनवासी, यादव राजवंश देवगिरी, कदम्ब राजवंश मान्यखेत और राष्ट्रकूट राजवंश द्वार समुद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमें सही मिलान करना है ना। तो पहले ऐसे समझिए, होयल राजवंश का करेक्ट क्या होगा? द्वार समुद्र। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर यादव राजवंश देवगिरी। ठीक है, आप देखते हैं कि यहाँ पर कदम्ब राजवंश वनवासी और इसके बाद आपको ये राष्ट्रकूट राजवंश मान्यखेत होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 42313। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? शहर और इस तरफ संस्थापक दिए गए हैं। राजगृह उदाईन, पाटलिपुत्र बिंबिसार, मान्यखेत अमोघवर्ष, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरा सही है। ऐसा क्यों है? 2 क्यों गलत है ये समझिएगा जरा। राजगृह देखेंगे बिंबिसार और वहीं पाटलिपुत्र उदाईन। ठीक है, मान्यखेत ये जो है वो अमोघवर्ष बिल्कुल करेक्ट है, इसका शहर, इसका संस्थापक करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। व्याघ्र राज्य दक्षिण के निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? कोसल, महाकांतार, कोटूर और पलक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि महाकांतार इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे? महर्षि जैमिनी, महर्षि व्यास और देखते हैं महर्षि कपिल, महर्षि कणाद। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महर्षि जैमिनी। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। गुरु घासीदास का जन्म देखते हैं कब हुआ था? 1756 में। वहीं देखते हैं गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। वहीं संत तुकाराम का जन्म कब हुआ था? आप देखेंगे कि ये 1608 में हुआ था। ठीक है, वहीं मलूक दास का जन्म कब हुआ था? 1574 में हुआ था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। मुगल साम्राज्य से संबंधित विभाग दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कि क्या है ये, दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान वरीद खुफिया विभाग और दीवान कज़ा न्याय विभाग। कहना है कि गलत कौन सा है, जबकि आप देखेंगे तीनों ही सही हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। फिरोज शाह तुगलक दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने खैरात, अलाउद्दीन खिलजी
दीवाने मुस्त खराज, तो 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला सही है, 2 ऑप्शन गलत है। क्यों? देखिए फिरोज शाह तुगलक ये जो है वो दीवाने खैरात, आप देखेंगे इसके आगे मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने को ही होगा। ठीक है। नवीनतम कृषि आंकड़े 2022 के अनुसार मक्का के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्यों? समझिए जरा। इसमें देखिए कर्नाटक होगा पहले स्थान पर, इसके बाद यहाँ पर दूसरे स्थान पर आपका एमपी हो जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 जूट एवं मेस्ता उत्पादन राज्यों का चयन करें। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर असम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवीनतम कृषि डेटा 2022 से संबंधित राजस्थान भारत का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाजार उत्पादक राज्य है। हरियाणा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाजार उत्पादक राज्य है। पूछ रहे कौन से सही नहीं है? तो आप देखेंगे कि ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही ऑप्शंस पूरी तरह से करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि निर्यात उत्पाद का चयन करें। मसाले, चीनी, समुद्री उत्पाद, भैंस का मांस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि समुद्री उत्पाद। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडारण है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक भंडारण की बात की तो ओडिशा, फिर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर झारखंड है, वहीं तीसरे नंबर पे आप क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ है। तो कुछ इस तरह से क्रम है इसका। चलिए आगे देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से गेहूं का कौन सा रोग एंगुइना नामक सूत्रकृमि के कारण होता है? रस्ट, करनाल बंट, सेहू और इनमें से कोई नहीं। देखिए रस्ट, करनाल बंट, ईयर कॉकल एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेहू होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गेहूं के जो ये रोग है ना, वो कौन कौन सा रोग एंगुइना नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। तो देखिए गेहूं के रोगों की यदि बात करें तो रस्ट रोग आप देखेंगे कि वक्सीनिया नामक कवक से होता है। करनाल बंट आप देखेंगे टेलीटिया इंडिका नामक कवक से होता है। वहीं सेहू जो है वो एंगुइना नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवीय चमत्कार निम्नलिखित में से किस दलहनी फसल की किस्म है? चना, मटर, अरहर और मसूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरहर। ठीक है, दलहनी फसलों की कुछ महत्वपूर्ण किस्में जैसे चना हो गया, पूसा चमत्कार, मटर क्या हो गया? अपर्णा हो गया, अरहर, मालवीय चमत्कार, मसूर, पंत L406 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का एक प्रकार नहीं है? रेटिनॉल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियोसिन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्यों? बाकी के 3 तो विटामिन बी के ही प्रकार हैं, लेकिन रेटिनॉल नहीं है। क्यों? रेटिनॉल विटामिन ए का जो है वो है प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कपास, टिडिएसी कुल, जूट, ग्रेमिनी कुल, तंबाकू, सोलेनेसी कुल, गन्ना, मालवेसी कुल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें जो है वो पूरी तरह से सही सुमेलित है। इसको ऐसे समझते हैं, आप देखेंगे जो कपास है उसका बेसिकली मालवेसी कुल है। ठीक है, जूट आप देखते हैं टिडिएसी कुल है, और तंबाकू का तो करेक्ट है ही। गन्ने का आप देखें तो इसमें आप देखते हैं ग्रेमिनी कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी 2 गोवंशीय नस्लें मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं? वर्गुर और कांगायम और खिल्लारी और हल्लीकार और अमृत महल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से कौन से 2 रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, यानी कि कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का? ब्राउन शुगर में आमतौर पर कितने प्रतिशत हेरोइन पाई जाती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप देखते हैं क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 20%। देखिए जैसे ब्राउन शुगर जो है वो हेरोइन का ही मिलावट का रूप है जो पाउडर रूप में उपलब्ध होता है। इसमें हेरोइन की मात्रा सिर्फ 20% होती है, और हम देखते हैं कि बाकी 80% जो है वो अन्य पदार्थ जैसे चॉक पाउडर हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया इत्यादि को इसमें मिलाया जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, भस्मीकरण प्रक्रिया में शुद्ध प्रवाह में गैस और वाष्प प्राप्त करने के लिए
अवशिष्ट पदार्थों को किस तापमान पर पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा जलाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार डैश तक विद्युत उत्पन्न करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 100 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं अब हम। हरित जलवायु कोष की स्थापना 2010 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित COP16 में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसमें कोई नहीं, क्योंकि 2019 में आप देखेंगे कोपेनहेग में आयोजित जो COP15 हुआ था उसमें हरित जलवायु कोष की स्थापना के विचार का उल्लेख किया गया था। ठीक है, वहीं देखते हैं कि जो हरित जलवायु कोष की स्थापना 2010 में कैनकन में आयोजित COP16 में की गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है? ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो इस पर देखिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। लेकिन आप देखेंगे कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। भारत निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कोलकाता, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोलकाता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्यों? केवल 2 जोड़ी इसमें गलत है, बाकी सही है। समझिए कैसे। देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता ये तो करेक्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता ये भी करेक्ट है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कोलकाता नहीं बल्कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान आप देखेंगे कोलकाता नहीं बल्कि देहरादून में है। स्पष्ट हो गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित होगा? रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य चित्तूर, बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य मांड्या, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम, कैंडिन्या पक्षी अभ्यारण्य कांचीपुरम। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी के गलत है। समझिए कैसे। रंगनतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये मांड्या कर्नाटक में है, ना कि चित्तूर में। बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य मांड्या में नहीं बल्कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। तीसरा करेक्ट है। कौंडिन्या पक्षी अभ्यारण्य चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, ना कि कांचीपुरम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पौधों की उत्पादकता कम करता है? कार्बन यौगिक, सल्फर के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। शास्त्रीय नृत्य और उनकी नर्तिकाएं दी गई एक तरफ, कथकली यामिनी कृष्णमूर्ति, ओडिसी माधवी मृदुल, कुचिपुड़ी शोभना नारायण, कथक मृणालिनी साराभाई। तो इस पर कह रहा है कि सही मिलान हमें करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये समझते हैं इसको क्या है। जैसे आप देखते हैं कि कथकली क्या है? मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट होगा यहाँ पर। ओडिसी आप माधवी यहाँ पर मृदुल होंगी। इसके बाद कुचिपुड़ी किसका है? कौन है इनकी जो नर्तकी है वो कुचिपुड़ी की यामिनी कृष्णमूर्ति, और वहीं कथक की शोभना नारायण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए कीसाबाड़ी जनजातीय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कीसाबाड़ी जनजातीय लोक नृत्य जो है वो इन राज्यों में प्रचलित नहीं है। तो किस में प्रचलित है? आप देखेंगे कि ओडिशा राज्य में ये प्रचलित है। ठीक है, दिए गए कथनों में इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक कसूती कढ़ाई, पश्चिम बंगाल कांथा कढ़ाई, बिहार सुजनी कढ़ाई, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें से सही सुमेलित नहीं पूछा, जबकि आप देखेंगे तीनों ही पूरी तरह से सही है। आइए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। लोकनाट्य और एक तरफ उसके राज्य दिए गए, यानी कि फोक ड्रामा और स्टेज कौन कौन से हैं? करियाला हरियाणा, और दस कथिया आप देखते हैं उड़ीसा, लोरिक चंदा छत्तीसगढ़, बारी लीवा मणिपुर। पूछ रहे कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये गलत है। क्यों? देखेंगे जो करियाला है वो हिमाचल प्रदेश राज्य का है लोकनाट्य, ना कि हरियाणा का। बाकी आप देखेंगे तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। मिजो इचाई मणिपुर की परंपरागत कुश्ती, इनबुआन मणिपुर की परंपरागत कुश्ती, मुकना मणिपुर की परंपरागत कुश्ती। केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है क्या क्या इसमें जो है वो गलत है। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा जो है वो गलत है। क्यों? अब देखिएगा दूसरा गलत क्यों है। आप देखेंगे मिजो इचाई ये भी करेक्ट है, मुकना ये भी करेक्ट है, तो इनबुआ क्यों करेक्ट है? देखेंगे इनबुआ जो है मिजोरम की परंपरागत कुश्ती है, ना कि मणिपुर की। किसकी है ये? मिजोरम की परंपरागत कुश्ती है।
ठीक है, मणिपुर की नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जर्मन वॉच, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक, केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन हमारे करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि वायस्फीयर रिजर्व, और एक तरफ उनके स्टेट दिए गए हैं। दिहांग दिवांग असम, देखेंगे आप ये यहाँ पर गलत है। क्यों? देखिए दिहांग दिवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ये वायस्फीयर रिजर्व। डिब्रू सिकोगा आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में है। नोकरेक पूरी तरह से सही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेषाचलम अगर पहाड़ियों की बात करें तो कर्नाटक नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। बाबा शाह कमाल का मकबरा हरियाणा के कैथल शहर में स्थित है। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से सावधान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा गलत है, जबकि आप देखेंगे तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। हरियाणा राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट हैं एकदम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। हरियाणा के सोनीपत शहर में राजीव गांधी एजुकेशनल सिटी की स्थापना की गई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। तो इस पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है इसमें, तो आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही कथन पूरी तरह से करेक्ट हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का गठन 3 मई 1967 को किया गया। हरियाणा राज्य के हिसार जिले की राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना का निर्माण रिलायंस एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो 85 का करेक्ट आंसर आप देखते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, कह रहा है कि मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप फिर किसने लॉन्च किया है, समझिएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। आप देखेंगे 24 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के बीना में किस कंपनी के सहयोग से 1.7 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट स्थापित किया है? एनटीपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी, भारत पेट्रोल। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि इनमें किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये, किस कंपनी के सहयोग से? तो इनमें जो दिया है वो उनमें से तो नहीं हुआ है, तो फिर किसके द्वारा हुआ है इसको समझिएगा। भारतीय रेलवे ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड के सहयोग से, किसके सहयोग से? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से हाल ही में बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की क्षमता वाला आप देखेंगे एक सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित किया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है डैश जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी दे दी है? जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और कनाडा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि कनाडा। आइए, देश के पहले व्यावसायिक स्तर के बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र को हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? मंदसौर, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि खंडवा। क्लियर है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। हाल ही में जारी राष्ट्रीय क्षय रोग प्रसार संरक्षण 2019-21 के अनुसार देश में फुफ्फुसीय तपेदिक के सबसे अधिक मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में फुफ्फुसीय तपेदिक समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए, दिल्ली हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन द कंट्री। नेक्स्ट दे रहा है, देश में केरला हैज रजिस्टर्ड द लोएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इन द कंट्री। देश में फुफ्फुसीय तपेदिक में सबसे कम मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। ना तो एक ना तो दो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों करेक्ट है पूरी तरह से ये। आइए, हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का अनावरण किया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंकिंग, सुरक्षा, कृषि क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें देखना होगा फिर ये किससे संबंधित है। समझिएगा आप इसको जरा कुछ इस तरह से
कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का अनावरण किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और अगर हम बात करें जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। तो कुछ इस तरह से है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल ही में प्रोसेस्ड स्टील स्लैग यानी कि औद्योगिक अवशिष्ट से सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर बन गया है? भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। रूस ने अप्रैल-मई 2022 के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? UNIDO, IAEA और UNWTO, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि UNWTO। हाल ही में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में एक नए भारतीय दूतावास को खोलने की घोषणा की गई है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिथुआनिया। देखेंगे 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में असम राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल यानी कि पेट्रोल के साथ मेथनॉल का 15% मिश्रण लॉन्च किया है? जोरहाट, कोलाघाट, कोकराझार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया है? आप देखेंगे कि असम राज्य में किया गया। असम राज्य के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया है। क्लियर है? हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग कितने करोड़ का बजट पेश किया है हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि 2022 तक फसली ऋण तथा अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋण की मूल राशि के भुगतान पर ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 30 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। अब हम वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा परिलक्षित है हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है हमें हरियाणा जनगणना 2011 के अनुसार। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की साक्षरता वाला जिला रेवाड़ी, सबसे कम अनुसूचित जातियों की साक्षरता वाला जिला सिरसा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन आपके पूरी तरह से ठीक है हरियाणा जनगणना 2011 से संबंधित। अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। हरियाणा जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा राज्य के शीर्ष 2 जिले के नाम बताइए? फरीदाबाद और हिसार, हिसार और भिवानी, भिवानी और गुड़गांव, गुड़गांव और करनाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फरीदाबाद और हिसार। कुछ इस तरह से देखिए, शीर्ष 5 जिले जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव और करनाल। तो आज का ये क्या था? आपका अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ आप सबसे मैं अलविदा कहना चाहूँगी। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन मजबूत करते रहिए। एग्जाम आ जाए तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए उससे पहले, ताकि जो भी आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारी वीडियोस के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, उसे निरंतर बनाए रखें, ताकि दिन प्रतिदिन आपका अभ्यास और बेहतर होता रहे। इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।